नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार आकाश अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेकर 24 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और यह मौलिक अधिकार की हमारी तीसरी वीडियो होगी। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। यदि आप उस वीडियो को न देखे हों तो उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उस वीडियो को अवश्य देखिए। दोस्तों, मैं प्रत्येक दिन आपके लिए एक पॉलिटी की और एक हिस्ट्री की वीडियो अपलोड करता हूं और हमारी वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों, प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा अधिकार है जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं: अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता और उपाधि धारण करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं, जबकि जो 7वां हमारा स्वतंत्रता का अधिकार था, जो संपत्ति का अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया था। दोस्तों, जो 6 प्रकार के स्वतंत्रता के अधिकार होते हैं वो आपके अधिकार होते हैं: अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन सभा करने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता और आपका भारत में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता और आपका भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता और भारत में आपका जो व्यापार है या अपनी आजीविका के लिए कहीं भी आप कोई व्यापार कर सकते हैं। तो यह हमारे संविधान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है और आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसा विकल्प है जो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह होगा उपाधि धारण करने की स्वतंत्रता। दोस्तों, जो उपाधि धारण करने की जो स्वतंत्रता है, इसका अंत कर दिया गया था अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 में उपाधि धारण करने की जो स्वतंत्रता है उसको समाप्त कर दिया गया था, जबकि जो 3 विकल्प आप देख रहे हैं यह आपके स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आपको 6 हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं, यह आपको हमेशा याद रखना होगा: अभिव्यक्ति और भाषण की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और शस्त्रहीन सभा करने की स्वतंत्रता और संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता और आपका भारत में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूमने की स्वतंत्रता और भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता हमारे संविधान में वर्णित है। और अपनी जीविका के लिए, आजीविका के लिए आप भारत में कहीं भी अपना व्यापार कर सकते हैं। तो यह हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। जबकि आप देखेंगे कि अभिव्यक्ति और भाषण की जो स्वतंत्रता होती है दोस्तों, इसी के अंतर्गत आपकी प्रेस की भी स्वतंत्रता आती है। यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, जिसको हम चौथा स्तंभ कहते हैं, यह आपके अनुच्छेद 19 सब आर्टिकल 1 में ही इसका वर्णन किया गया है। और दोस्तों, जो हमारे 6 प्रकार की स्वतंत्रता होती है, इस पर युक्ति निर्बंधन भी लगाया जा सकता है और इस पर निर्बंधन आपका जो होता है, इस पर सरकार चाहे या राज्य चाहे तो उस पर लगा सकती है। तो दोस्तों, ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता आपको हमेशा याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है: किस बात में कहा गया कि फुटपाथ पर दुकान लगाना काम करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि यह किस बात में कहा गया है कि जो आप फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं यह भी आपके काम करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। काम करने की स्वतंत्रता का अधिकार आपका 4 विकल्प दिए गए हैं: ओल्गा टेलिस बनाम BMC 1985, शोधन सिंह बनाम दिल्ली नगर निगम 1989, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। तो दोस्तों, इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शोधन सिंह बनाम दिल्ली नगर निगम 1989। दोस्तों, इसी बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो फुटपाथ पे दुकानें लगाई जाती हैं वह भी आपके काम करने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा गया है:
अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जो अनुच्छेद 15 है उसी के संबंध में आपसे चार कथन कहे गए हैं और उसमें बताना है कि कौन सा आपका कथन सत्य कथन है। तो किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। दोस्तों जो पहला कथन आपसे कह रहा है कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ही आप किसी भी व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर या उसके धर्म के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर या मूल वंश या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यह बात आपके अनुच्छेद 15 में कही गई है, तो यह बात आप बिल्कुल सत्य है। जबकि महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 15 में ही आपको महिलाओं और बालकों के लिए विशेष प्रावधान देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए पंचायतों या नगर निकाय के चुनावों में आपको देखेंगे 33% की व्यवस्था की जाती है। जबकि बालकों के लिए देखेंगे कि उनके जो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बालक हैं उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों बालकों और महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है, यह भी बात बिल्कुल सत्य है। और आपका जो यह प्रावधान किया गया दोस्तों वह आपके अनुच्छेद 15(4) में किया गया है, तो आपका तीसरा भी सत्य कथन होगा। जबकि चौथा कथन कह रहा है दोस्तों कि 93वें संविधान संशोधन द्वारा प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। दोस्तों 93वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्राइवेट सेक्टर है कुल सीटों का 10% आपको आरक्षण की व्यवस्था इसमें की गई है, तो आपका चौथा कथन भी सही होगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो विकल्प डी है यानी उपर्युक्त सभी कथन इसमें सत्य कथन हो जाएंगे। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला कहा है कि लोक नियोजन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो लोक नियोजन का प्रावधान है हमारे संविधान के 16वें अनुच्छेद में किया गया है और इसी पे आपके चार आपके कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य कथन होगा। दोस्तों पहला कथन कह रहा है कि राज्य द्वारा किसी पद पर नियुक्ति हेतु समानता के सिद्धांत का पालन किया जाएगा। दोस्तों आपका अनुच्छेद 16(1) है, यह बात यह कहता है कि राज्य द्वारा किसी भी नियुक्ति के लिए आपके समानता के नियमों का प्रावधान किया जाएगा। जबकि आपका दूसरा कथन कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। दोस्तों इसका जो आर्टिकल होता है 16(2) होता है और इसी के अंतर्गत आप कहीं पे किसी भी नियोजन में या किसी भी नौकरी में आप धर्म के आधार पर या मूल वंश के आधार पर और जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो आपका दूसरा कथन भी सत्य है। जबकि तीसरा कथन कह रहा है दोस्तों अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद जो 16(4) है यह पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 1979 में मोरारजी की सरकार बनी थी तो दूसरा आपका पिछड़ा आयोग बना था जिसके अध्यक्ष थे आपके बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो पेश की थी दोस्तों 1980 में की थी और उसी रिपोर्ट को 1990 में जब बीपी सिंह की सरकार बनी, किसकी? बीपी सिंह की सरकार बनी, तो उसको लागू किया गया और इसके अंतर्गत जो आपके बीपी मंडल थे यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, उन्होंने 3743 जातियों को चिन्हित किया था। यानी भारत में जो 3743 जातियां थी वो ओबीसी के अंतर्गत आ रही थी और इनकी जो संख्या थी दोस्तों, इनकी संख्या कुल जनसंख्या का आपका 52% था। कितना था? 52%। और इसको लागू जब किया गया तो इसमें 27% आरक्षण इनको प्रोवाइड किया गया। तो दोस्तों ये आरक्षण की जो व्यवस्था है आपके अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है, तो यह भी बात आपका बिल्कुल सत्य है। यानी इसके तीनों कथन आपके सत्य हो गए और इसलिए आपका जो सही विकल्प होगा दोस्तों वह आपका हो जाएगा विकल्प डी 1, 2, 3, यानी इसका सही तीनों कथन सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। दोस्तों जो जैसा कि जानते हैं जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता जिसका उल्लेख संविधान के 17वें अनुच्छेद में किया गया है। किसमें दोस्तों? यह आपसे प्रश्न में पूछा जाता है किस अनुच्छेद में, तो 17वें अनुच्छेद में अस्पृश्यता
से संबंधित आपका प्रावधान किया गया है। तो यह पूछ रहा है कि अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। 4 विकल्प दिए गए हैं, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय, संसद और राष्ट्रपति। दोस्तों आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो अस्पृश्यता है, अस्पृश्यता निवारक अधिनियम जो आया था आपका 1955 में आया था। कब आया था दोस्तों? 1955 में आया था। और इस पर जो कानून बनाने की शक्ति है दोस्तों वह संसद के पास है। संसद इस पर कानून बना सकती है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है अनुच्छेद 18 के संबंध में विचार कीजिए। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि जो अनुच्छेद 18 है वो क्या है, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो उसी के संबंध में आपसे 4 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य कथन हो जाएगा। तो दोस्तों जो पहला कथन कह रहा है कि ऐसी कोई भी उपाधि जो व्यक्ति के मध्य अंतर उत्पन्न करे नहीं ली जाएगी। दोस्तों अनुच्छेद 18(1) यह कहता है कि ऐसी कोई भी उपाधि भारत के नागरिकों को नहीं दी जाएगी जो उनमें अंतर उत्पन्न करे, यानी उनके मध्य में यह डिफरेंस पैदा करे कि आप की उपाधि अलग है तो आप ऊंचे हो गए। तो और फिर आपका जो दूसरा कथन दिया है दोस्तों कि सेना और विद्या संबंधी उपाधियां इसका भाग नहीं माना जाएगी। दोस्तों सेना में आप देखेंगे तो सेना में आप देखेंगे कमांडेंट होते हैं। अब आप लेफ्टिनेंट देखेंगे तो इन उपाधियों को नहीं माना जाएगा। विद्या में देखेंगे तो आप डॉक्टरेट देखेंगे। तो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि सेना और विद्या संबंधी उपाधियां इसकी भाग नहीं मानी जाएंगी। तो यह भी कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जबकि तीसरा कथन कह रहा है कि दोस्तों किसी उपाधि के पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य है। दोस्तों यदि भारत से बाहर कोई भी उपाधि आप धारण करते हैं तो उसके लिए आपको भारत के राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। आप भारत के बाहर की कोई भी उपाधि धारण करेंगे तो जब तक आप भारत के राष्ट्रपति से अनुमति नहीं लेंगे आप उस उपाधि को नहीं ले सकते हैं। तो यह भी बात बिल्कुल सत्य है। जबकि चौथा कथन कह रहा है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि ही उपाधियां ली जा सकती हैं। दोस्तों जो चौथा कथन कह रहा है जो भारत रत्न है और पद्म विभूषण है या पद्मश्री है, इस इत्यादि ही उपाधियां ली जा सकती हैं। दोस्तों ये सब जो उपाधियां हैं यह आपकी उपाधियां नहीं हैं बल्कि ये सम्मान है। क्या है दोस्तों? सम्मान है। इसको सम्मान माना जाता है। तो ये सम्मान है न कि उपाधियां हैं। तो आपका चौथा विकल्प बिल्कुल गलत है क्योंकि यह उपाधियां नहीं बल्कि सम्मान है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। जैसा कि 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो भारत रत्न होगा या पद्म विभूषण होगा या पद्मश्री होगा चाहे पद्म भूषण होगा, तो दोस्तों यह जो उपाधि धारण करेगा वह अपने नाम के आगे या नाम के पीछे नहीं लगा सकता है। यदि वह अपने नाम के आगे या नाम के पीछे इन उपाधियों को लगाता है तो उनको यह जो पुरस्कार मिला है उनको वापस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें आपके 3 कथन सत्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, जबकि चौथा कथन आपका गलत है। तो इसमें जो सही विकल्प होगा दोस्तों विकल्प सी हो जाएगा। 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राण और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? दोस्तों प्रश्न ये पूछा है कि जो प्राण और जीवन की स्वतंत्रता है का अधिकार है और संविधान के किस भाग में वर्णित है, यह आपसे पूछा गया है। दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वह भाग 3 में है और भाग 3 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो आपका अनुच्छेद 21 है, 21 में प्राण और जीवन की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमारे देश में आपातकाल लगता है यानी 352 लगता है तो 2 अनुच्छेद ऐसे हैं 20 और 21 जिसको हम निलंबित नहीं कर सकते हैं। तो इसमें 21 जो है दोस्तों आपके प्राण और जीवन के स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन करता है। इसलिए इसमें जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प आपका बी सही हो जाएगा। भाग 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों आपको 3 कथन दिए गए हैं और शिक्षा के अधिकार से संबंधित कथन है और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य कथन है। और पहला जो कथन दिया गया है कि इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा
संविधान में जोड़ा गया। दूसरा है कि 1 अप्रैल 2010 से यह अधिनियम लागू हुआ और इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा इसमें कथन सत्य है। दोस्तों जो शिक्षा का अधिकार है, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका वर्णन अनुच्छेद 21A में किया गया है। इसको 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। यह बात बिल्कुल सत्य है। इसको 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और दोस्तों इसको लागू कब किया गया था? इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। और यह आपका पहला कथन बिल्कुल सत्य हो गया और दूसरा भी कथन यह बिल्कुल सत्य हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2009 में दिसंबर 2009 में इसको पारित किया गया और लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। तो आपके 2 कथन सत्य हो गए। जबकि आप जानते हैं कि जो शिक्षा का अधिकार है वह 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है और वह निःशुल्क एवं अनिवार्य है। तो इसका भी प्रावधान किया गया है, इसलिए आपका क्या होगा? तीसरा भी कथन सत्य हो जाएगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो विकल्प सी है वह सही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 यानी तीनों कथन इसमें आपके सत्य हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले शिक्षा का अधिकार था दोस्तों, अधिकार नहीं था। यह हमारे DPSP में अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन था और उसको 2002 में इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया और तभी से हम शिक्षा के अधिकार को 2010 से लागू कर दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह विकल्प सी हो जाएगा। 1, 2, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अनुच्छेद में सामान्य अर्थों में बंदी व्यक्तियों का अधिकार भी कहा जाता है? दोस्तों आपको बताना है कि जो बंदी व्यक्तियों का अधिकार है इसको किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में इसको समानता बंदी व्यक्तियों का अधिकार भी कहा जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 22 में बंदी व्यक्तियों से संबंधित कुछ उनको अधिकार दिया गया है और वह अधिकार आपको अनुच्छेद 22 में मिलता है, इसलिए आपका सही आंसर आपका विकल्प बी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 22 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अनुच्छेद जो 22 है, जो यदि इसमें 2 प्रकार की आपकी गिरफ्तारियां होती हैं, एक दंड विधि द्वारा गिरफ्तारी होती है और एक निवारक निरोध द्वारा। दोस्तों जो दंड विधि द्वारा गिरफ्तारी होती है, यह जो अधिकार है अनुच्छेद 22 में बस वह दंड विधि द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के लिए है, न कि निवारक निरोध के द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को, न ही विदेशियों के लिए। लेकिन जो हमको दंड विधि द्वारा जो हमको अधिकार मिले हैं दंड विधि द्वारा गिरफ्तार व्यक्तियों के लिए, वह अधिकार ये हैं कि व्यक्ति की गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसका अधिकार है कि वह जाने कि उसको किस कारण किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरा होता है कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। दोस्तों जो गिरफ्तार हुआ व्यक्ति है, यदि वो दंड विधि से गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। लेकिन उसमें जो आने जाने का समय होता है वह इंक्लूड नहीं होता है, वह 24 घंटे के अंदर उसको पेश किया जाता है। और गिरफ्तारी के दौरान यदि कोई बचाव किया गया है तो उससे कोर्ट में सबूत के दौरान पेश नहीं किया जा सकता है। दोस्तों गिरफ्तारी के दौरान यदि कोई आपने अपने बचाव में कोई बात कहा है, बयान दे दिया है, तो उसको आप कोर्ट में उसको आप बयान के तौर पर पेश नहीं कर सकते हैं। जबकि अगला होता है कि गिरफ्तारी के दौरान किसी भी प्रकार से शोषण से सुरक्षा। दोस्तों गिरफ्तारी के दौरान किसी भी व्यक्ति को शारीरिक या आर्थिक रूप से शोषित नहीं किया जा सकता है, यानी शोषण नहीं किया जा सकता है। और 15 वर्ष के बालक या बालिका और महिलाओं को केवल प्रश्न पूछने के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता। दोस्तों 15 वर्ष से कम का कोई बालक है या बालिका है या कोई महिला है तो उसको सिर्फ पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों यह हमारे अधिकार हैं जिसको हम गिरफ्तार व्यक्तियों यानी बंदी व्यक्तियों का अधिकार भी कहते हैं और ये सारे आपके अधिकार होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।